नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है। अब की बार मेंस पर हमारी सीरीज में, और आप लोगों को नारा तो बड़ा आकर्षक लगा होगा। तो जी उन्हीं से मिलता जुलता नारा है। और इस सीरीज के माध्यम से हम आपको डेली जो है 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जैसा कि मैंने पीछे की भी वीडियो में बताया है। इसमें जो है इस बार जो है हम जीएस, ये तो प्रश्न हमारा जीएस पेपर 3 को लेकर के है। और थोड़ा सा आप लोग देखिए शेड्यूल क्या है। जैसे देखिए हमारा जो है अब जो टाइमिंग है, मॉर्निंग में एक क्वेश्चन हम आपको देंगे और इवनिंग में देंगे। और ये जो क्वेश्चन देंगे आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। आप लोग चाहें तो इसका जो है इसको पीडीएफ में लिख करके भेजिए, हम इसकी मार्किंग भी करेंगे, जो भी कमी रहेगी बताएंगे भी साथ में साथ। और देखिए मंडे को जो है हमारा वो जीएस पेपर 1 से आएगा मॉर्निंग में, इवनिंग में पेपर 2 रहेगा। ट्यूसडे को जो है वो 3 रहेगा, इवनिंग में 4 रहेगा। फिर वेंसडे को 5 रहेगा, फिर 6 रहेगा। और थर्सडे को जो है वो फिर जीएस पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ रहेगा। और फ्राइडे को है 3rd पेपर 4th पेपर। और जो सैटरडे है वो हमारा करंट अफेयर्स को लेकर के। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें होंगी। और सप्ताह में आपको सोचिए यहाँ से 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपके जो मुख्य परीक्षा को लेकर के जो एक डर रहता है कि मेंस में सर आंसर राइटिंग कैसे करें, तो वो डर इस सीरीज के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जाएगा। बस ये है कि आप लोग ईमानदारी से जब आप लोग इस सीरीज को देखें तो पेन पेपर लेके बैठे और मुख्य मुख्य चीज़ें नोट करते रहिए। नोट करने से आपको लाभ ये मिलेगा कि आपको हमारे क्लास के साथ ही साथ आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। और बहुत संभावना है कि आपकी ये मुख्य परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को भी मिले, क्योंकि हम जो टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं। और यहाँ तो हम करा ही दे रहे हैं। और आगे यदि आपको और भी क्वेश्चन करना तो हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, उसके प्रोग्राम को लेकर के हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर होने के बावजूद भारत को विकासशील देशों के वर्ग में रखना कहां तक तर्क संगत है, स्पष्ट करें। देखिए ये 12 अंक का प्रश्न है और इसमें जो है वो 2 डायमेंशन से है। इसमें प्रश्न में पहले क्या करें, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता। तो अगर ये है तो आप बताइए कि वाकई में अगर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है PPP के आधार पर, तो आपको ये बताना होगा, इसका प्रमाण देना होगा, पहली चीज। फिर विकासशील और विकसित देश के मायने क्या है, और उसमें भारत की चीज़ों को परखना होगा, भारत को उन कसौटियों पे कसना होगा और फिर एक निष्कर्ष पे जाना होगा। यही इस मेंस मतलब जो पेपर है इसका जो है स्ट्रक्चर यही होने वाला है। और आप भी जब अपने मुख्य परीक्षा में जब भी आप मुख्य परीक्षा करें तो आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि आप इसी तरीके से चीज़ों को तोड़िए कि भाई हमारा की पॉइंट क्या है, उसमें क्या लिखना है, फिर बॉडी कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, तो ये सारी, और फिर कितने डायमेंशंस में जो है आपका प्रश्न पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रश्न में कोई भी एक डायमेंशन छोड़ के आएंगे तो वो आपके लिए जो है वो लाभदायक नहीं रहने वाला है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वर्ष 2019 में ही भारतीय अर्थव्यवस्था 9.45 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई। मतलब 2019 में ही जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है PPP के आधार पर, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रश्न देखिए क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर है, तो ये 2019 में ही 9.45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई। और विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो घोषित किया। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने से कह दिए कि हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं PPP के आधार पर, नहीं, ये किसने घोषित किया, विश्व बैंक ने घोषित किया। क्योंकि इतने ट्रिलियन की जो हमारी जो इकॉनमी है वो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे जो है वो अमेरिका, और तीसरे नंबर पे हम हैं। PPP के आधार पर इसका ध्यान रखना होगा। फिर भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, भाई अगर कुछ लोगों का मानना है कि भाई अब इस अवस्था में है तो भारत क्यों नहीं है कि विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में होना चाहिए। भाई भारत के लिए तो और भी चीज़ें हैं कि वैश्विक व्यापार में भारत की जो निर्यात की भागीदारी है वो 2.1 है। मतलब 2.1% जो पूरा निर्यात हो रहा है उसमें भारत द्वारा किया जा रहा है, और आयात जो है वो 2.6% के करीब है, इतना हम जो है आयात कर रहे हैं।
तो भारत एक भाई बड़ा मिल, अब पूरे विश्व की बात हो रही है तो विश्व में अगर इतनी भी चीज़ें हम 2.1 और 2.6 की भागीदारी कर रहे हैं तो ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये भारत की जो है वो डेवलपमेंट को ही दिखाता है। फिर भारत विकसित देशों के ग्रुप G20 का भी सदस्य है। भाई आप सभी जानते होंगे कि विकसित देशों का कौन सा ग्रुप है, G20, और भारत उसका भी सदस्य है। तो इस हिसाब से तो भारत विकसित देश में गया। भारत की मतलब 9.4 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इकॉनमी भी हो गई है 2019 में ही। फिर भारत में आप देख रहे होंगे तो तीव्र आर्थिक जो है वो वृद्धि हो रही है। विज्ञान और तकनीक में भी आप देख रहे होंगे कि भाई हम अभी हाल ही में जो है वो चंद्रयान पे गए, सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। हमारी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी तो बहुत ही उन्नत स्थिति में है। तो हमारा PSLV तो कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो भारत के लिए भाई विकसित देशों की के समक्ष भारत को खड़ा कर ही रहा है। तो वही आप बता रहे हैं। फिर डिजिटल क्रांति, आप सभी जान होंगे कि आज हम जो लेन देन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से विकसित अर्थव्यवस्था के ही लक्षण है। एवं अवसंरचना विकास, इसे एक विकसित देश के रूप में स्थापित करते हैं। मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं अगर देखा जाए तो, अगर इनको देखा जाए तो यहाँ भारत हमारा क्या है, वाकई में एक विकसित देश के तौर पे जो है वो स्थापित होता है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। अभी सिक्के का दूसरा पहलू आपको दिखाना है, क्योंकि अभी आपने प्रश्न के एक पक्ष को दिखाया कि अगर भारत विकसित भारत है, मतलब विकसित देश है, तो वो उसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण जा सकते हैं। और देखिए मुख्य परीक्षा में भी आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज देना है, क्योंकि जब पॉइंट वाइज देंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में सहूलियत होगी और आपका समय भी कम खर्चा होगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लिखने में लग गए तो होता क्या है कि आपकी चीज़ें जो है वो छूटने लगती हैं। और मुख्य परीक्षा में यदि आपका प्रश्न छूट के आ रहा है तब तो फिर ये आपके लिए आपदा है। मतलब आप किसी भी कीमत पे मुख्य परीक्षा फिर पास नहीं करने वाले हैं, इसका ध्यान रखना होगा। फिर किंतु उपयुक्त आर्थिक एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद भी भारत को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वही जो मैंने बताया कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है, तो सिक्के का दूसरा पहलू यही है। अब इसमें अगर आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अभी भी भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रख रहे हैं, तो उसके पीछे के क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण, अभी भी भारत में समावेशी विकास नहीं हो पाया है एवं देश की एक बड़ी आबादी निम्न गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए अवसर है। भाई भारत में समावेशी विकास क्या, कि विकास जो है वो समाज के तृणमूल स्तर तक, मतलब सबसे निचले पायदान हाशिए पे रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचे। भाई हर व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये सारी चीज़ों की पूर्ति हो। तो इस दिशा में देखा जाए तो भारत अभी संघर्ष करता नजर आ रहा है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा इधर के वर्षों में बढ़ रही है। एक व्यक्ति है अपने बेटे बेटी की शादी में मतलब हजारों करोड़ खर्चा कर दे रहा है, और वहीं दूसरा ऐसा भी वर्ग है कि जो मतलब 1000-2000 खर्चा करने में भी विवश है। और इसी वजह से देखिए कि बेटियों के साथ तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत विकसित भारत है? नहीं है। विकसित भारत तब होगा कि जब भारत की प्रत्येक आबादी के पास जो है वो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा। फिर समावेशी विकास, 2018 की रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 103 देशों में 62 है। सोचिए, मतलब समावेशी विकास में जो हमारा स्थान है वो 103 देशों में हमारी जो रैंकिंग है वो 62 है। तो ये भी जो है खराब रैंकिंग को दिखा रहा है। इसी तरीके से HDI की 2023-24 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, 23-24 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 134 है। मतलब ये भी जो है बहुत खराब स्थिति को दिखा रहा है। और आपको भी जो है अगर आप कोई चीज़ कह रहे हैं तो उसके पीछे आपको उदाहरण देने की भी ज़रूरत है। तो ये सब जो इंडेक्स हैं, ये सब चीज़ें जो आप PT में रटते हैं तो इसका प्रयोग मुख्य परीक्षा में करिएगा, क्योंकि आपको जब इस तरीके से लिखेंगे तभी नंबर आएगा। नहीं तो आप ये लिख रहे हैं कि भारत में असमानता है, तो असमानता है तो आप उसको दिखाइए कि भाई देखिए ये रिपोर्ट है हमारे, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, ये आर्थिक जो है आंकड़े कह रहे हैं, जो वैश्विक एजेंसियां हैं वो रेटिंग कर रही हैं भारत के लिए। तो आपको इसी तरीके से प्रमाण देना होगा। और प्रमाण, जब तक आप अपने उत्तर में कोई दावा करें तो उसके पीछे का अगर प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तथ्य नहीं दे रहे हैं, तर्क नहीं दे रहे हैं, तो आपका उत्तर जो है वो कंप्लीट नहीं है। आप केवल कहानी लिख के आ रहे हैं, और विश्वास करिए कहानी लिख के आने पर जो है
वो नंबर नहीं पाएंगे। और इसीलिए देखिएगा कि मेंस में जो नंबर का जो गैप होता है इसी वजह से होता है, क्योंकि प्रश्न तो देखेंगे यार तो हमको आ रहा है लिख दे, लेकिन लिख के क्या आ रहा है, मतलब एक होता है ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना, व्यवस्थित तरीके से लिखना, तर्कों तथ्यों एवं प्रमाण सहित लिखना, एक होता है बस लिख के आना। तो जब लिख के आएंगे तो नंबर नहीं पाएंगे, आपको व्यवस्थित उत्तर लेखन करना ही होगा। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग 146 देशों में 129वीं है, जो पिछली वर्ष के मुकाबले 2 पायदान नीचे ही है। मतलब सोचिए, हम जो है विश्व गुरु बनने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आधी आबादी के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे आधी आबादी की स्थिति ये है कि अगर हम 146 देशों में 129, मतलब उनके प्रति हम इतने असंवेदनशील हैं कि अभी भी इस स्थिति में भी हम उनके लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें गिरावट ही दर्ज हो रही है। मतलब जबकि अगर महिलाओं का हम सहयोग लें, मतलब एक तरीके से भाई आधी आबादी करीब वही हैं, अगर उनको हम मुख्य धारा में लाएं, उनको आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करें, उनको उचित प्रकार से शिक्षा दें, तो तब हम जा करके विकसित देश की श्रेणी में जाएंगे, क्योंकि फिर वो भी आर्थिक गतिविधियों में मतलब आएंगी, उनसे भी प्रोडक्शन की चीज़ें होंगी, तमाम गतिविधियों में तेजी आएगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या है कि हम आधी आबादी के प्रति अभी भी जो है वो सकारात्मक रवैया नहीं अपना पा रहे हैं, या उनको उस तरीके का जो है संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, या मुख्य धारा में उनको नहीं ला पा रहे हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको दिखाने होंगे जो भारत को अभी भी जो है तमाम दावों के बावजूद भी विकासशील देश की ही श्रेणी में रखता है। फिर आगे आइए, देखिए आगे आने से पहले एक छोटी सी सूचना कि आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो हम 2 क्वेश्चन तो आपको डेली करा ही रहे हैं, लेकिन आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ जो है प्रॉपर वे में मार्किंग होगी, सारी चीज़ें आपको नंबर दिया जाएगा, फिर आपको मॉडल आंसर भी सेम डे दिया जाएगा। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पर संपर्क करें। और फी जो है वो बेहद कम है। आप सोचिए कि 5000 में आप हमारे पूरे बैच को कर सकते हैं, मतलब पूरे 1 से लेकर 6 पेपर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इससे मतलब इतना बेहतरीन जो है टेस्ट सीरीज, और इतने सस्ते में आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। आप तुलना भी कर सकते हैं हमारे आंसर से। देखिए इसी तरीके से आपको जो है अपने उत्तर को लिख के भेजना होता है, प्रॉपर वे में संस्थान के द्वारा मार्किंग की जाती है। जो भी कमी रहती है, अगर आपका आधा नंबर भी काटा गया है तो बताया जाएगा कि क्यों कटा है, क्या कारण है, और फिर उसको कमेंट किया जाएगा कि आप इन सब चीज़ों को लिखिए तो आपका नंबर बढ़ेगा। साथ ही साथ इस तरीके से हम जो है मॉडल आंसर भी देते हैं, और यहाँ आपको प्रत्येक टॉपिक से जितने भी आपके टॉपिक हैं मेंस में सबसे प्रश्न करवाए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जो PYQ होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ कराई जाएंगी। और मुख्य परीक्षा से पहले करीब 500 क्वेश्चन का जो है संग्रह आपको यहाँ से मिल जाएगा। केवल आप जो है डेली लिखते रहिए। तो कितना लाभदायक स्थिति में रहने वाले हैं अगर आप मेरे इस बैच से जुड़ते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप उन नंबरों पर संपर्क करिए। चलिए आगे आते हैं। फिर हम जो है विकासशील देश भारत की हुई इसके पीछे की ही चीज़ों को बता रहे थे। तो पीछे हमने HDI रिपोर्ट बताया, वैश्विक महिला लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की स्थिति बताई। अब फिर हम अगला पॉइंट बता रहे हैं कि अभी भी देश की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है, जबकि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे विकसित देश विकसित देशों में संख्या 2% के करीब है। भाई हम विकसित कब होंगे? विकसित तब होंगे कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में जो है जो प्राथमिक सेक्टर हो, द्वितीयक सेक्टर हो या तृतीयक सेक्टर हो, तीनों सेक्टर में जो है वो ठीक ठाक स्थिति हो। आज हमारी आबादी का करीब अगर देखा जाए तो 65 से 70% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी एग्रीकल्चर पे ही हम निर्भर हैं। मतलब प्राथमिक सेक्टर पे ही जो है वो आजीविका के लिए निर्भर है, रोजगार का एक वही साधन बना हुआ है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जो है अभी उतनी भागीदारी हमारी नहीं हो पाई है। जबकि अगर विकसित देशों से आप तुलना करें तो वहाँ आप पाएंगे कि ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे जो जनसंख्या की निर्भरता है वो मात्र 2%। सोचिए कहाँ हम 65-70%, कहाँ विकसित देश 2% पे। तो अभी इस चीज़ को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। फिर वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2130 से भी नीचे है, जबकि वैश्विक औसत $10,000 से अधिक है। सोचिए कि हम जो है अभी भी जो हमारी आय है प्रति व्यक्ति आय वो $2130 के करीब है, और वैश्विक स्तर पर देखें जो वैश्विक स्तर का जो औसत है वो 10,000 के पार चला गया है।
तो अब ये इतना बड़ा गैप है, तो इसके लिए अभी हमको जो है और प्रयास करने होंगे। आज भी भारत संसाधनों का असमान वितरण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी एवं निर्धनता के दंश को झेल रहा है, जो इसे विकासशील श्रेणी में रखता है। भाई संसाधनों का असमान वितरण है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, भाई देख ही रहे हैं कि अगर कहीं कुछ होता है तो भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। और सबसे बड़ी चीज़, जनसंख्या हमारी स्किल्ड नहीं हो रही है। मतलब अगर ये जनसंख्या, देखिए जनसंख्या कभी भी मानव के लिए वो क्षति का काम नहीं करती है। अगर वो स्किल्ड है तो वो एक तरीके से एसेट होते हैं, लेकिन वो एसेट तभी बनेंगे कि जब उसको जो है उसके अंदर हुनर डेवलप किया जाए, उसको स्किल्ड किया जाए। तो इसके लिए हमको जो है उनके स्वास्थ्य पे बेहतर ध्यान देना होगा, शिक्षा पे ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जीडीपी का कितना % खर्चा होता है ये आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि चुनाव हो रहे हैं, फ्री में देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें मेंटेन करने के लिए सरकारें प्रयास नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए, विकासशील देशों के पीछे का तर्क क्या है। फिर इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भले ही क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, किंतु विकसित देश होने की अन्य कसौटियों पर अभी भी बहुत पीछे है। और मैंने पीछे वही सारे पॉइंट बताए हैं। और देखिए निष्कर्ष जो है बहुत संक्षेप में लिखना होता है। देखिए निष्कर्ष तो लिखना होता है, मस्ट है। पहली चीज़ आप लोग के मन में निकाल दें कि बहुत बच्चे कहते हैं सर निष्कर्ष लिखे नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर आपका कट होगा, 1 से 1.5 नंबर। निष्कर्ष लिखना है, लेकिन बहुत संक्षेप में लिखना है। जो प्रश्न में पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग जैसे आपने उत्तर लिखा है उसी को संक्षेप में बता दीजिए। तो आप वही बता रहे हैं कि भाई ठीक है, विकसित देश के तहत भले ही PPP के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो करीब करीब $10 ट्रिलियन के करीब हो गई है, अब तो हो ही गई होगी। लेकिन अभी भी विकसित देश की कसौटी पे कसने के लिए भारत को अभी बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो, अभी भी हम पिछड़े हैं, जो मैंने पीछे बताया। हालांकि निष्कर्ष में एक चीज़ और दीजिए कि सकारात्मकता बनी रहे, तो वही मैंने दिखाया है कि अन्य कसौटियों पर बहुत पीछे है। हालांकि सरकार इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रही है। देर सवेर भारत विकसित देशों की श्रेणी में पहुँच ही जाएगा। और सही बात है, अगर देखा जाए तो अभी हम सही मायने में आज़ाद हुए हमको कितना समय हुआ, अभी तो कायदे से 75 साल हुए। 75 साल में अगर हमारी जर्नी है तो बेहतरीन चल रही है। हम एक अच्छे लोकतंत्र साबित हो रहे हैं, हमारे संस्थान बेहतर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा विचलन है राजनेताओं के स्तर पे या नौकरशाही में, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे ही हम आप जागरूक होंगे वो सब चीज़ें भी समाप्त होती जाएंगी। और दिशा अगर सही है तो दशा तो बेहतर होगा ही होगा। तो चूंकि हमारी दिशा सही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि देर सवेरी सही लेकिन जल्दी ही हम जो है विकसित देश की श्रेणी में ही आ जाए। और बहुत संभावना कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि 2045 तक जो है हम बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेंगे, जब तक हम आज़ादी की जब 100वीं साल मनाएंगे। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर करे ऐसा हो और हम लोग अपने जीवन काल में इस चीज़ को देख पाएँ। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। अब देखिए ये कुछ लिंक है। सबसे पहले तो समृद्धि IAS का टेलीग्राम लिंक है, इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है बहुत सी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलती हैं, आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत से इन्फॉर्मेशन मिलते हैं संस्थान के द्वारा, करंट अफेयर्स की चीज़ें मिलती हैं, क्यूज होता है, और जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप लोग इससे जुड़िए। और फिर ये हमारे समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है और ये सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो यदि इन दोनों को भी आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि ये सब आप ही के चैनल है और आप ही के सहयोग से इसे आगे बढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।